नाम अजय कुमार शर्मा है। मैं एक योग टीचर हूँ, मगर मेरा ये मेन काम नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों को स्वस्थ करने के लिए और लोगों को एक ऐसी प्रक्रिया देने के लिए है जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें दी है, जो मैं बाबा रामदेव से सीख के आया था 2005 में। हाँ, आज से 15 साल पहले। तो थोड़ा सा अभी हम इंतज़ार कर लेते हैं थोड़े और लोगों के लिए, जब तक वो आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि हिंदी में इसलिए हम ये क्लासेस कर रहे हैं ताकि जो बुज़ुर्ग हमारे यहाँ यूके में, मैं यहाँ यूके में रहता हूँ, मेरी पैदाइश भी यहाँ यूके की है। एंड और हमारे जो कई बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, चाहे वो पंजाबी हो या कोई भी हो, मतलब उनको हिंदी जो है, जो साधारण ढंग से हम हिंदी बोलते हैं तो वो भी समझ आ जाती है। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। और जो श्वास लेने की प्रक्रियाएं हैं, जो योगा की ब्रीदिंग टेक्निक्स ये सारी है, इनको समझ पाएँ, क्योंकि इनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इनमें काफ़ी सूक्ष्मता है। आपको ध्यान से कई चीज़ों को करना पड़ता है। और जब आप वीडियो या ऐसे टीवी को देख के करते हो तब कई लोग पकड़ लेते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं पकड़ पाते कि कैसे करना है। अब ये भी हम फेसबुक के ज़रिए कर रहे हैं, तो ये है तो मतलब सबसे बेस्ट तरीका तो होता है जब आप किसी के सामने बैठ के वो आपको देख सके और वो आपको ठीक कर सके। मगर फिर भी इस स्थिति में, जैसे अब कोरोना वायरस का ये सारा कुछ चल रहा है, तो हम इस सोशल डिस्टेंसिंग को भी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये तरीका अपना रहे हैं। जब स्थिति फिर से ठीक हो जाएगी तो होपफुली आप लोग जो है योग से प्रॉपर तरीके से जुड़ें, क्लासेस में आएँ और सही ढंग से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो विद्या है बहुत ही लाभदायक है। ये जो योग की विद्या है, इससे इंसान शारीरिक, मानसिक और आपके जो इमोशंस भी, सब कुछ है, आध्यात्मिक सब कुछ जो है, उसको ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है ना। मगर इसको सही ढंग से करें तो तभी आपको लाभ है। हेलो, ये कौन है जो हमें ये भेज रहा है लाभ? तो मेन चीज़ है, आप सभी ना इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें कि कैसे करना है। जो स्वामी रामदेव है पतंजलि योग पीठ के, वो बार बार लोगों को टीवी के ऊपर समझाते हैं कि कैसे हमें प्राणायाम करना चाहिए, इसका क्या लाभ है ना। तो जब आप सुबह उठे तो पहले कोई गर्म पानी पिए, ताकि आपके पेट की पाचन जो शक्ति है वो भी सही रहे, हमारे जो टॉक्सिन्स है शरीर से जो निकलते हैं वो निकले। ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा आपने इसको इस ढंग से करना ताकि आप मतलब शांत तरीके से बैठे, आप में ज़्यादा आप हिले ना ज़्यादा, तो इसमें विचलित नहीं होना आपने। ठीक है ना। अपने शरीर को स्थिर रखना है, आपने सुखी तरीके से बैठना है। ये कैसे होगा? जब आप आराम से, या तो एक स्टूल के ऊपर, ऐसे पीछे मेरे स्टूल पड़ा हुआ है, जिस सीट के ऊपर आप बैठ सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपने ज़मीन पर ही बैठना है चौंकड़ी ऐसे मार कर, है ना। यू डोंट नीड टू ऐसे क्रॉस लेगेड बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसको सुख आसन बोलते हैं। या आप सिद्धासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, मगर ये आवश्यक नहीं है। मेन है कि आपका शरीर जो है वो स्थिर रहे और सुखी रहे, तब आप योग की इस प्रक्रिया को करने में मतलब आप अनुशासित होंगे। ठीक है ना। यू विल बी डिसिप्लिन्ड इनफ टू डू इट, अगर आप सिर्फ अपने आप को स्टिल पोजीशन में रखें। तो इसके लिए थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं वो बताते रहते हैं बीच में कि अपने हाथों को ऐसे करें, थोड़ा सा ऐसे करें, पैरों को हिलाएं। मगर ये भी ठीक है, मगर ये है कि जब आप एक लय में करेंगे ना प्राणायाम,
तब जब आप बीच में कुछ भी और करेंगे तो उससे आपकी ये जो जो ध्यान होता है ना, इसमें एक ध्यान लग जाता है। जब आप सही करना शुरू कर देते हो और एक लय में करना शुरू कर देते हो, तब लगातार, जैसे बाबा रामदेव भी समझाते, 1 घंटा प्राणायाम करते रहें, कम से कम आधा घंटा, और हो सके तो 1 घंटा, ठीक है ना। और उस 1 घंटे में आपने उसको एक ध्यान के साथ करना है, ताकि आपका मन वहां जुड़ा रहे। जब आपका मन विचलित होता है ना, कभी इधर कभी उधर कभी, ये सही नहीं है। इसमें बोलते नहीं है, ये नहीं है कि आंखें खोल के कभी कुछ उधर देख लिया, कभी कुछ वो कर लिया, किसी से बात कर ली, फोन देख लिया ना। ये आपका समय है, इसमें अपने आप को एकांत में आपने अपने आप को बिठाना है, और एक साफ जगह में अपनी एक जगह रखें जहां पर आपने बैठ के योग करना हो, प्राणायाम करना हो, साफ जगह हो, है ना। और अपने परिवार वालों को, अगर आपने वो आपके साथ होंगे तो ठीक है, ये आप लगा सकते हो, ये इस वीडियो को, ये जो फेसबुक पे रहेगी हमेशा, इसको बार बार देखें इस वीडियो को, है ना, औरों के साथ शेयर करें। मगर ये श्वास लेने की प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जो स्वस्थ है। अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम है सांस लेने में, या निमोनिया या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर तो आप ये कर नहीं सकते, है ना। जैसे शॉर्टनेस, मतलब सांस ले ही नहीं सकते प्रॉपर्ली, तो फिर आप ये कर नहीं पाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो ये कर सकते हैं, मगर ये है कि हम बीमारियों से कैसे बचें, है ना। तो एक ये ऐसी एक टेक्निक है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है और लाभदायक है, ठीक है ना। सो इट इज प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे अंदर के सिस्टम को ठीक भी करता है, क्योंकि जब हमारे शरीर का जो मेन खाना है वो पहले तो श्वास ही है ना। सस्टेनेंस जो हम पहले लेते हैं वो खाना ही होता है, खाना नहीं होता, पहले श्वास होता है, उसके बाद हम खाना पीना लेते हैं जो पेट तक जाता है। इसीलिए पहले हम अपने फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाएंगे, इसमें हमारा इस पर ही ध्यान ज़्यादा रहेगा कि हम अपने फेफड़ों की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। और हमारी पाचन शक्ति जो है, पेट की शक्ति, वो वहाँ पर हमारा फिर खाना जाता है। मैंने समझाया, पहले हम श्वास लेते हैं, वो हमारा पहला खाना है, फिर हम यहाँ कुछ डालते हैं, और यहाँ पर क्या डालते हैं ये हमें ध्यान इस चीज़ का होना चाहिए, कितना खाएं, है ना, जो हमारे पाचन के लिए सही रहे। और इसको कैसे ठीक रखना, ये भी योग प्राणायाम में आता है, क्योंकि आपकी ये सारा सिस्टम एक पूरा एक सिस्टम है ना, ये शरीर, ये हम अलग अलग से थोड़ा देख सकते हैं कि ये फेफड़े है, ये काम तो सब कुछ इकट्ठा ही कर रहा है ना। तो इसलिए पूरे शरीर के जो मेन सिस्टम्स है, एक तो लंग कैपेसिटी है जिसको फेफड़े बोलते हैं, ठीक है। एक आपके पेट है जिनमें आंत्रे आपकी आती है ना, आंत्रे, इंटेस्टाइन्स, आपका स्टमक है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और अगर सही मायने में जो आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, लगभग हम कह सकते हैं 70% ये हमारे आंतरे करती है, क्योंकि यही तो देखती है अंदर क्या आ रहा है, उसको कैसे मैंने डाइजेस्ट करना है, उसमें से क्या निकालना है, क्या बाहर फेंकना है। और अगर आपके आंतरे ही कमजोर होंगी तो आपको कई रोग लगेंगे, ठीक है ना। ये रोगों का एक बहुत बड़ा कारण है। गहरे हम श्वास नहीं जब ले पाते, ये रोगों का बहुत बड़ा कारण है। और इससे मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ती है इंसान की, क्योंकि जो फेफड़ा है, इधर है फेफड़ा, एक इधर है, मगर वो काफी लंबा ऑर्गन है, मगर उसका जो निचला भाग है ना, वहां पर जब हमारी हवा फंस जाती है ना, तो कई जो ये होती है रिसर्च या स्टडीज होती है, मेडिकल डॉक्टरों की जो स्टडीज है, उसमें बताया गया है कि उन लोगों की जिनकी निचला भाग फेफड़ों का गंदगी से भरा है, गंदी हवा से भरा है, और वो गहरे लंबे श्वास नहीं ले पाते, उन लोगों को बहुत से मानसिक रोग होते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है। तो अगर आप अपने एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, जैसे कई लोग बहुत फिटनेस में है,
है ना, फिजिकल फिटनेस में है, तो वो तो फिर नेचुरली वो तो गहरे सांस लेते ही है, और रनिंग करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं उसमें भी बहुत लाभ है, आपको फायदा है। आप योग कर सकते हो और या आप कोई भी स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है ना। शारीरिक मामले में जो भी आपको सही लगे। और थोड़ा सा मैं ये गर्म पानी पी रहा हूँ, अभी हमने प्राणायाम शुरू नहीं किया, तो अगर आपने नहीं पिया तो कम से कम 2 गिलास ऐसे पिया करें सुबह। ओके, सो जो मैं आपको समझा रहा था कि ये हमारे सिस्टम्स हैं। फिर एक तीसरा सिस्टम जो मेजर है, जिसको हम मेन सिस्टम बोलते हैं, वो हमारा ब्रेन है, और उससे जो हमारी नाड़ियों का सिस्टम जो चलता है हमारे स्पाइन से, इसको मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ से जो हमारे सारे नर्व्स निकलते हैं, वो हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, तो स्पाइनल सिस्टम, ब्रेन और नर्व से इसको ठीक करना, इसके भी श्वास लेने की प्रक्रियाएं हैं, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीखना, कि हम इनको सीखें और इनको अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में लेके आएं, और अपने लाइफस्टाइल, ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाए, ठीक है ना। अगर आप कम से कम आधा घंटा प्राणायाम योग हर दिन करेंगे तो आपको इसका बहुत ही फायदा होगा। ये जो कोरोना वायरस है, ये जो आगे पता नहीं क्या होगा और कैसे कैसी बीमारियां आएंगी, कहने को जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि अब जो विश्व युद्ध होंगे वो इस ढंग के होंगे कि ऐसी बीमारियों को छोड़ा जाएगा। अब इस बीमारी को छोड़ा गया है या ये अपने आप मतलब प्राकृतिक है, अब ये इसका अभी हम इसके बारे में बहस करना, अभी इसका कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब है, ये कोरोना वायरस, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ये हमारे साथ अब काफ़ी देर तक रहेंगी, और आपको ये निर्णय करना है कि आपने अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को, अपनी सेहत को कैसे रखना है। अगर हम अपनी जो पूर्वजों की पुरानी बातें जो उन्होंने बताई है हमें, जैसे वो कहते थे कि ये वाले काढ़े जो होते हैं वो पियो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, ऐसे खाने खाओ, है ना, ऐसे आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो भी हमें वो बताते थे वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें थी, और हमें उन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर से निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि हम उन चीज़ों से हट गए हैं। और क्योंकि हम उन चीज़ों से हट गए, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही तेज़ हो गया है सभी का, और हमें अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। अगर ये बीमारी हमारे साथ 1-2 साल और रही, जो रह सकती है, अभी सभी को होगी, शायद सभी को होगी, या एक सर्टेन परसेंटेज तक लोगों को होगी कम्युनिटी में, तब फिर ये घटना शुरू होगी। मगर कहने का मतलब है कि शायद एक समय आएगा जब 60 से 80% लोगों को ये चीज़ होगी। और इसमें क्या हो रहा है, जो लोग बहुत स्वस्थ भी हैं उनको भी हो रहा है, मगर असल में वो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इम्यूनिटी जो है, जो अपनी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको असल में नहीं बढ़ाया, अपनी इम्यूनिटी को। उस इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाते हैं, ये श्वास लेने की प्रक्रिया इसमें नंबर 1 आती है। कहते हैं कि जो लोग हॉस्पिटलों में है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में है, उनको वो श्वास नहीं ले पा रहे। तो अगर इस चीज़ को हम ठीक करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस बीमारी से आप ठीक ठाक निकल पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर है, आपने अपने आप और अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, है ना, सबको कैसे समझाना है कि हम अब अपने जीवन को कैसे बदलें, कैसे उसको ठीक करें। मैं यहाँ यूके में रहकर भारत की इस प्राचीन विद्या से जुड़ा हूँ, और मुझे इसका लाभ पता है, कितने हजारों लोगों को यहाँ सिखाया है। जब से 2005 से मैं यहाँ बन के आया था, स्वामी रामदेव जी फिर यहाँ 2006 में भी आए थे,
और जो क्लास में यहाँ मंदिर में करता था, वहाँ उन्होंने आके उसको आशीर्वाद उन्होंने अपना दिया और मेरे घर में भी आए। तो जो भी वो सिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा है हमारे सेहत के लिए, और जितनी जल्दी आप लोग इस चीज़ को समझें और करें उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। समय बीत रहा है, ये बीमारी धीरे धीरे फैलेगी और फैल रही है, और ये जैसे लोगों को कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ऐसे ये फैलेगी। तो ये नहीं है कि हम इससे, मगर हम अगर कई चीज़ों को करेंगे, जैसे ये मैं नींबू डाल के ये काढ़ा पीता हूँ, ये जो भी है सुबह को, ऐसे नींबू पानी जो भी होता है, कई चीज़ें हैं, हल्दी का पानी होता है। मैं ये नहीं कहता इससे रोग समाप्त हो जाएगा, नहीं, मगर इससे हमारी रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ये जरूरी है। तो आपको कई लेवल पर इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। जब मैं बाबा रामदेव के वहाँ पतंजलि योग पीठ में वहाँ कंखल में गया था, वहाँ पर पहले सिर्फ 2-2,500 टीचर थे। पहले जो 2 कैंप्स में थे उनमें लगभग 4,000 टीचर हम सीखे थे, हम लोगों को सिखाया गया था। और यूके से तो सिर्फ हम 5-6 बंदे थे। और वैसे तो उन्होंने सिर्फ भारतीयों को पहले इसमें, जो भारत के लोग थे उनको ही सिखाना था, मगर मैं वहाँ पहुँच गया क्योंकि मुझे उनसे, उनकी बातों से इतना ज़्यादा मैं प्रभावित हो गया था कि मैंने उनको कहा, देखो मुझे हिंदी आती है, चाहे मेरा जन्म यूके का है, मगर फिर भी मैं इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ। तो मेरी बाबा रामदेव जी से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा आ जाओ। तो वहाँ पर जब हम 2 हफ्ते वहाँ ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब मैं वापस यहाँ यूके आया और मैंने लोगों को देखा जो उनको टीवी पर भी देख रहे थे, और फिर जब उन्होंने यहाँ योगा कैंप भी किए 2006 में, बहुत लोग गलत करते हैं, देख के भी अनदेखा कर देते हैं, मतलब समझ नहीं पाते कि कैसे करना है। जब मैं उनके योगा कैंप में यहाँ यूके में था 2006 में, उन्होंने जो किया था, लगभग 90% से ज़्यादा लोग उनके सामने बैठ के भी प्राणायाम को सही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आप मुझसे भी ऐसे सीख नहीं पाओगे ना, कई लोग हैं जो नहीं सीख पाएंगे। तो जैसे वहाँ पर भी लोग नहीं सीख पाते, तो आपको जाना पड़ेगा योग क्लासेस में, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा, दिखाने के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं। अब मैं इस फेसबुक के ज़रिए आपको बता तो नहीं सकता, ना आपको देख सकता हूँ, मगर मैं आपको समझा सकता हूँ कि इसमें आपने इसको कैसे करना है, और फिर आप उन लोगों से अपने लोकल जगहों में जुड़ें जहाँ से भी आप हो, और उसको सीखने का प्रयास करें कि कैसे सही ढंग से सीखना। ठीक है, तो हमारी फेफड़ों की शक्ति जो है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान होगा। और हम जब शुरुआत करते हैं, हम आंखों को बंद करके अपने मन को सहज पहले करते हैं और अपने श्वास को केवल देखते हैं कि कैसे वो अंदर बाहर आता है। ठीक है, और इसमें मन को सहज करना होता है। मन आपका कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी रसोई में जाएगा, कभी बाहर जाएगा, कभी काम पर जाएगा, कभी किसी के घर में जाएगा, मगर उसको यहाँ पर बिठाने की कोशिश करो कि अपने श्वास को एक परछाई की तरह अपने मन को अपने श्वास के पीछे जोड़ो। हम जब श्वास अंदर लेते हैं तो यहाँ से हम खींचते हैं श्वास को, ये इसको अनाहत चक्र बोलते हैं। यहाँ पर हृदय पे इस जगह पर आपने ध्यान करना है। यहाँ से आपका जो आत्मा राम है, जिसको हम जीव आत्मा भी बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर आपकी स्पिरिट बैठी है। वो रूह एक अंगूठे के साइज की बोलते हैं कि इतनी साइज की होती है, वो यहाँ विराजमान है। आपने ये सोचना है कि वो जो रूह है वो आपको देख रही है और आपके श्वास को वो खींच रही है अंदर। इस भाव से आपने करना है। जब आप इस भाव से करोगे तो जो आपका जो अहंकार है ना, जो ईगो है, वो टूटेगा कि देखो मैं कर रहा हूँ,
आपको इस चीज़ का ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ है, क्योंकि जब वो बाहर निकल जाता है तो श्वास रुक जाती है। जब तक वो चीज़ अंदर है, हमारे श्वास चल रहे हैं, तो हम उसी चीज़ के ऊपर निर्भर होंगे और उसी में विश्वास रखेंगे कि वो ही हमारे अंदर श्वास लेके आएगी, ठीक है ना, और उसको फैलाएगा फेफड़ों में। यहाँ से फिर हवा ऐसे फैलेगी, डायफ्राम, इसको डायफ्राम बोलते हैं, फिर वो हमारे फेफड़ों में जाएगी और हमारे जो फेफड़े हैं उनको ऊपर से लेकर नीचे तक भर देगी। उस श्वास को आप एक ऊर्जा की तरह महसूस भी कर सकते हैं, जैसे एक रोशनी हो, आपके शरीर के अंदर एक रोशनी आ रही है। कहने का मतलब है इसमें अपने मन को पूरा जोड़ना है, मन को विचलित नहीं होने देना, इधर उधर नहीं जाने देना, ठीक है। तो ये जो मैं आपको थोड़ी गहराई में ये समझा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कितने प्राणायाम कितनी देर कर सकते हैं वो जरूरी नहीं है, हम उसको कितने सही ढंग से कर सकते हैं वो ज़्यादा जरूरी है। आप सही ढंग से मतलब 5 मिनट भी श्वास ले लेंगे, जो बंदा 1 घंटा गलत कर रहा है उसको बहुत कम या कोई भी लाभ नहीं होगा। तो अपने क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग को इम्प्रूव करें, क्वांटिटी को नहीं। क्वांटिटी अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे आप इसमें मतलब सफलता प्राप्त करेंगे, आपकी जो मतलब जो आपकी इस प्रक्रिया से जो प्रेम है वो बढ़ता जाएगा, ऐसे सोच लो, है ना। तो वो आपका मन करेगा कि मैं इसको और करूं और करूं और करूं। 1 घंटा मगर सफिशिएंट होता है। जो अगर आपको कोई रोग है तो आप 1 घंटा सुबह भी 1 घंटा शाम भी कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, मगर 1 घंटा आम इंसान के लिए बहुत है। आप 1 घंटा भी अपने आप के लिए निकाल ले वो ही बहुत है, आधा घंटा भी निकाल ले कम से कम, ठीक है। तो अब मैंने आपको समझा दिया। जिन लोगों को मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, हृदय की, वो इसको मध्यम शक्ति से नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा, ठीक है। आप हमेशा अपने डॉक्टर से वैसे भी सलाह जरूर करें कि आप ये करना चाहते हो, मैं ये करूं या ना करूं। आपके डॉक्टर्स खुद ही आपको बताएंगे कि ये चीज़ें अच्छी हैं। योगा तो ज़्यादातर सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि योगा सभी को करना चाहिए, और योगा के अंदर फिजिकल योगा को वो तो है ही, वो भी जरूरी है, मगर फिजिकल योगा से ये जो आध्यात्मिक योग है जिसमें प्राणायाम भी आता है, क्योंकि ये आप आध्यात्मिक में आपको ये ले जाता है धीरे धीरे। तो इस प्राणायाम योग से ज्यादा आवश्यक है कि हम जुड़े। शारीरिक योग से भी ज्यादा पहले अगर आप प्राणायाम योग को अपनी जिंदगी में लेके आएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। और शारीरिक तो मैं कहता हूं कि हर दिन सभी को व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि वो सभी के शरीर के लिए जरूरी। हम कितना खाएं उसके ऊपर निरंतर उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्या खाएं, कब खाएं, ये सारी चीज़ें जो है। आप तो भारत में, जो भी भारत में से है, जो इंडिया से पहले जुड़ा हुआ है, तो उनको तो पता है। आपके पास तो बल्कि ज़्यादा, हमारे से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, हमसे ज़्यादा ज्ञान है। हम तो यहाँ यूके में बैठे हुए भी उस चीज़ से जुड़े हैं जिससे हमें पता है कि इसी से हमें लाभ होगा। और आप वहाँ रहकर भी उस चीज़ से, कई लोग, सभी नहीं मगर बहुत से लोग अभी भी इससे नहीं जुड़े, तो इसको समझो और इसको करो। अब आंखें बंद, मन सहज, हथेलियों को खोलो। मेरुदंड आपका सीधा रहना चाहिए, जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी गर्दन है बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। ज़्यादा अकड़ के नहीं बैठना और ज़्यादा ऐसे होके नीचे होके नहीं बैठना, स्लम्प्ड। तो सहज ऐसे बैठे, चौकड़ी मार के बैठे या कुर्सी पर बैठे, मगर अगर कुर्सी पर बैठे तो दोनों पैर जमीन से जुड़े होने चाहिए, और पैरों में जितना आपके कंधों का फासला है उतना पैरों में फासला होना चाहिए। शरीर हिलना नहीं चाहिए,
स्थिर बैठना, स्थिर सुखम आसनम अथ योग अनुशासनम। और इसमें कोई भी अभी हमने हाथ का कोई भी मुद्रा नहीं अभी रखनी, अभी हथेलियां खोली रखनी है। और अपने सहज श्वास के ऊपर ध्यान दे। यहाँ आपके नाक के यहाँ पर ध्यान दे, जो टिप है एंड ऑफ द नोज, यहाँ पर कि श्वास कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। आंखों को बंद, जोर से नहीं बंद करते, हल्की सी मगर बंद होनी चाहिए आंखें। लबों को भी बंद रखें हल्का सा। अंदर जो जीभा है वो विश्राम करेगी, और जो दांत है वो भी मतलब सहज रहने चाहिए अंदर, मतलब वो ऐसे ग्राइंडिंग नहीं आपने करनी, अपने दांतों को चबाना नहीं ऐसे कुछ, ठीक है। तो शांत रहे पूरा शरीर, पूरा जो चेहरा है। और अपने श्वास को देखो कि उसकी लंबाई कितनी है, कितना गहरा जा रहा है मेरा श्वास, या कितना ऊपर ऊपर ही रह रहा है, कि शॉर्ट है मेरा ब्रेथ या लॉन्ग जा रहा है, डीप है या शैलो है। वो जो मेरा श्वास है वो हट हट के अंदर आ रहा है या सहज अपने आप एक लय में अंदर आ रहा है। इसके ऊपर केवल ध्यान करना है। अपनी स्थिति को पहले पहचानो कि क्या है, मैं कहाँ हूँ, और फिर धीरे धीरे आप कहाँ जाओगे ये आपके ऊपर निर्भर है। अब अपने आत्मा राम के ऊपर अपना ध्यान दो। आपके हृदय चक्र में, यहाँ छाती के बीच में, यहाँ पर अपने मन को लेके आओ, और वहां पर अपने ही रूप में एक रूह आत्मा को देखो, मगर एक अंगूठे के साइज की यहाँ बैठी हुई। उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान देखो। और महसूस करो कि यही शक्ति है जो मेरे प्राणों को बढ़ाएगी, मेरे सात्विक स्थिति को अंदर से बढ़ाएगी, और जो बाहर की जो ऊर्जा है, ऑक्सीजन है, उसको वो ही अंदर खींचेगी। तो मेरे शरीर को, मेरे रक्त के अंदर वो उस ऑक्सीजन को डालेगी। फिर वो ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त जो है मेरे पूरे शरीर में फैलेगा और मेरे सारे अंगों तक वो जाएगा। केवल ये देखो अंदर ही अंदर कि वो श्वास अंदर आ रहा है, वो फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों से वो जो ऑक्सीजन है वो हृदय के द्वारा पंप हो रहा है, ऑक्सीजन पंप हो रहा है आपके रक्त में, और वो रक्त आपके हर अंग तक जा रहा है। और उसको आप ऊर्जा की तरह देख सकते हो कि एक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। तो आप अपने आप को ऐसे महसूस करो कि मेरे सारे अंग इस शक्ति से जुड़े हुए हैं, और उनको मेरी जो रूह है, वो जो शक्ति है मेरे अंदर, वो उन सब को चला रही है, उनका पोषण हो रहा है, उनमें ये शक्ति, ये ऊर्जा जा रही है। ऐसे महसूस करो। अब अपने श्वास के ऊपर फिर ध्यान दो, और अपनी चीची को, और जहां हम अंगूठी डालते हैं, रिंग फिंगर को, ये दो उंगलों को अपने अंगूठे के ऊपरले भाग से जोड़ो। इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं। इससे हमारी प्राण शक्ति अंदर सही
फैलती है शरीर के अंदर, और हमारी इम्यूनिटी जो है, जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ती है। इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम में। अब भस्त्रिका प्राणायाम हम पहले शुरू करेंगे, जो फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है। तो पहले ये थोड़ा सा हमने ध्यान किया, हमने अपने आप को थोड़ा सा स्थिर किया, ठीक है। अब हम श्वास लेने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, नाक से हम खींचेंगे, नाक से ही निकालेंगे, मगर नाक के ऊपर ध्यान ना हो और ज़्यादा जोर से नहीं अंदर खींचना। यहाँ पर ध्यान होना चाहिए और यहाँ से श्वास को खींचो। ये जो आवाज़ आ रही है, मेरा गला थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा सा, तो ये श्वास, ये अंदर आने की ये जो साउंड है, ये अपने आप, ये ध्वनि अपने आप निकलती है। तीन सेकंड अंदर लो और 3 सेकंड में बाहर निकालो। 2 से 3 सेकंड अंदर लेने की कोशिश करो। जैसे ही वो अंदर आया श्वास, फिर उसको निकालो। एक सेकंड का होल्ड है और फिर श्वास को निकालो। देखो, अब इसको समझो। अगर मैं यहां से जोर लगाऊंगा नाक से, तो मेरा श्वास यहाँ ऊपर ऊपर है, मोस्टली यहाँ अंदर गहरे तक नहीं गया। दूसरी चीज है, इससे आपने ज्यादा शक्ति लगाई तो आप लंबा नहीं खींच पाए। तो यहाँ से तो ये सिर्फ जैसे एक विंडो नहीं खुला होता, ये नाक को ऐसे समझो जैसे एक ये विंडो जो है, ये जो दरवाजा कोई है, ये खुला हुआ है, बस अंदर यहाँ से आपने खींचनी है हवा। जैसे मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पर विंडो है, अब ये विंडो खुला है, इसके बाहर की हवा को मैंने अंदर खींचना। मैं तो अंदर बैठा हूँ ना, और बाहर की हवा को अंदर खींचूंगा। ऐसे ही आपकी जो रूह है, जो आपका आत्मा राम है, जो जीव आत्मा है, वो अंदर बैठी यहाँ, वो श्वास को खींचेगी। ये जो है, ये खुले हुए श्वास को अंदर आने के लिए, बस इतना ध्यान रखना आपने, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, आप यहाँ अनाहत चक्र से श्वास लेना शुरू कर देंगे। जब आप यहाँ से शुरू कर देंगे ना लेना, आपके फेफड़े बहुत अच्छे ढंग से भरेंगे और आप इसको सही मायने में, आपकी जो सोच है वो सही मायने में है ना, आपको इसका भी लाभ होगा। क्योंकि इसको हम स्पिरिचुअल बोलते हैं, आध्यात्मिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी हम चाहते हैं कि हम आप यहाँ से इस प्रक्रिया को सीखें, एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल लेवल से। आप सिर्फ एक शारीरिक लेवल पर और एक मानसिक लेवल पर ना सीखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ यहाँ पर सीखोगे, आपका लाभ सिर्फ यही रहेगा। और कई लोगों के लिए शारीरिक लाभ बहुत कुछ है, और है भी, मैं मानता हूँ, मगर अगर आप यहाँ से सीख जाओगे कि मैंने यहाँ से कैसे इस प्रक्रिया को करना है, तो ये जो उसके सब कुछ उसके नीचे तो है, आत्मा के नीचे है, जीव आत्मा के नीचे है, ये हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा मन, उसके नीचे है हमारा शरीर और उसकी इंद्रिय। तो उसके नीचे सब कुछ जो है, जो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से काम करो ना, है ना, तो ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट, ऐसे सोच रखनी है। तो प्राण मुद्रा 2 से लेकर 3 सेकंड अंदर लिया श्वास, 2-3 सेकंड में निकाला। अपने आप छाती फूलनी चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे, शरीर को लाएंगे, ये गलत है। कंधों को उठाया, ये गलत है। पहले छाती फूलेगी, उसके बाद अंत में जाके पेट फूलेगा। पेट के अंदर के ऊपर ध्यान नहीं देना,
अगर आप पेट के ऊपर ध्यान दोगे, पूरा श्वास पेट में जाएगा, और पेट में तो हमारे है नहीं, हमारे फेफड़े पेट में तो है नहीं, फेफड़े तो यहाँ है, तो यहाँ ऑक्सीजन हमारे उन फेफड़ों में अंदर जाएगा। अगर हम पेट में श्वास लेंगे, ये हमें शांत करने के लिए, और इसका भी लाभ है, ये मेडिटेशन में भी यूज होता है, पेट के अंदर कैसे श्वास लेना, मगर वहां डायरेक्टली श्वास नहीं लेना। क्योंकि देखो, अगर मैं यहां सोचूंगा तो ये देखो मेरा पेट फूल गया, सिर्फ सोचने से कि मैंने यहां तक श्वास लेके आना है, मेरा पेट फूल गया। मैंने सोचा कि यहां तक श्वास लेके आना, तो फेफड़े फूलेंगे, और पेट थोड़ा सा तो हिलेगा हमेशा, और वो भी उसके बाद फेफड़ों को भरने के बाद पेट में भी हवा जाती है, मगर वो अंत में जाती है, क्योंकि वो तो पेट और फेफड़े यहाँ कनेक्टेड है। डायाफ्राम, इसको डायाफ्राम बोलते हैं, जो ये आपका खुलता है और सुकड़ता है, खुलता है और सुकड़ता है, ये जो है यहाँ पर, इसको डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जुड़े हुए हैं ये अंग, तो ये पेट तो हिलेगा ही। तो ध्यान यहां और फेफड़ों को भरे, छाती अपने आप फूलेगी, कंधों को नहीं उठाना। और जैसे पेट को भरा, अगर आप ये कर सकते हो तो करना, हल्का सा पेट को अंदर खींचो जब आप श्वास को निकालने लगे। श्वास को निकालने से उसी समय हल्का सा ऐसे अंदर खींचो, हल्का सा, ये नहीं जोर से सिकोड़ना, नहीं, पेट को जोर से नहीं सिकोड़ना, ठीक है ना। हल्का सा अंदर खींचो और उसको छोड़ दो, तुरंत, उसको तुरंत ही छोड़ दो, अपने आप, सिर्फ अंदर थोड़ा सा खींचो और उसको छोड़ दो, अपने आप वो बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जो हमारे निचले भाग, फेफड़े के निचले भाग में मैंने समझाया था ना, जो दूषित वायु है, स्टेल एयर, जो टॉक्सिन्स है, पैथोजेंस, म्यूकस, ये चीजें जो है, गंदगी बस समझ लो, वो ज्यादा बाहर निकलेगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अंदर खींचने से फिर ऐसे, एक हाथ मैंने यहाँ रखा हुआ है दिखाने के लिए कि यहाँ आप श्वास अंदर लें। आपने अपने हाथ ऐसे ही रखने हैं अपने घुटनों के ऊपर, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने अपने मुद्रा में ऐसे हाथ रखने, यहाँ अंदर श्वास लेना, और मैंने एक हाथ पेट के ऊपर इसलिए रखा हुआ ताकि आप देख सको कि नाभि के ऊपर मेरा हाथ है और कैसे वो पेट अंदर थोड़ा जाएगा और बाहर आएगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, आपने ऐसे नहीं बैठना, ठीक है। अगर पहले पहले आपने अपना हाथ रखना भी हो, थोड़ा देखने के लिए कि मैं ज़्यादा तो नहीं पेट को अंदर खींच रहा, या अंदर जा भी रहा है थोड़ा सा, जब मैं उसको खींचूँ, है ना, तो वो कर सकते हो। उसके बाद अपने ध्यान मुद्रा में ऐसे फिर से बैठ जाओ, प्राण मुद्रा में। आंखें बंद, मन सहज, और मन को एक परछाई की तरह अपने श्वास के पीछे पीछे रखो। जैसे श्वास अंदर जाता है उसको वहाँ ही पीछे पीछे रखो मन को, और जैसे श्वास बाहर निकलता है उसको जोड़ के रखो कि अब मेरा श्वास बाहर निकल रहा है। मन को इधर उधर ना जाने देना, जैसे वहाँ गया उसको खींच के वापस अपने यहाँ लेके आओ, ठीक है ना। 2 से 3 सेकंड अंदर, 1 सेकंड का हल्का सा होल्ड किया, फिर 2-3 सेकंड में बाहर, फिर 1 सेकंड का हल्का सा होल्ड किया, फिर 2-3 सेकंड अंदर, ठीक है ना। ये है भस्त्रिका प्राणायाम, हमारा सबसे जरूरी, ये सबसे महत्व, इसका सबसे ज़्यादा महत्व है इसका भस्त्रिका प्राणायाम का। क्योंकि अगर आपकी फेफड़ों की शक्ति कमज़ोर होगी तो आपके रक्त के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जो आपकी दवा है, जो आपका पहला पाचन है, खाना है, जिसको आपने पचाना है। आपके शरीर का पहला खाना केवल श्वास है।
भस्त्रिका। भारत में तो बहुत अच्छे ढंग से लोग 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। उस समय का ऑक्सीजन जो अंदर लेता है व्यक्ति, वो आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तभी तो लोग इतना सुबह अर्ली उठते हैं कि हम उठ के वो पूजा पाठ जो भी है ना, भगवान को याद करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, और कई लोग प्राणायाम भी करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा, जो वृक्ष होते हैं वो रात को जैसे 11-12 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 बजे तक वो ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं। तो इसलिए लोग जो सुबह सुबह अर्ली उठ के ऐसे करते हैं, अगर आप ये सुबह उठ के 4-5 बजे 6 बजे उठ के अगर आप सिर्फ 5 मिनट ये कर लें, 10 मिनट भी ये कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट करना है, 20 मिनट तक भी लेके जा सकते हो, मगर कम से कम कोई भी जो श्वास की जो प्रक्रिया है, प्राणायाम जिसको बोलते हैं, उसको कम से कम 5 मिनट तो करना ही है। उससे कम का कोई लाभ नहीं। आंखें अगर खुली रहेंगी, आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, उसका कोई लाभ नहीं। तो आप अपने आप के लिए कर रहे हो, और अपने आप में अपने आप को इसी ढंग से स्वस्थ रखना। अगर आपके आसपास आपका परिवार भी बैठा है ना, तो उनको बोलने मत दो, उनको भी कहो कि अपना ध्यान लगाएं। और अगर वो बोल रहे हैं, आप इसके अंदर ईयरफोन्स डालें, इस फेसबुक वीडियो को बार बार देख सकते हो, ये वहाँ रहेगी हमेशा। और देखो, जब तक आप इन चीज़ों को गहराई में ना समझ जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है। भस्त्रिका, एक सेकंड, जो श्वास मैं ले रहा हूँ, मैं अभी आपको ये देखो, ये बता दूँ, ये गला थोड़ा सा टाइट अपने आप ऐसे होगा तब ये आवाज़ आती है। इसको उज्जयी का श्वास बोलते हैं, उज्जयी श्वास बोलते हैं। उज्जयी का मतलब होता है ये आपके कंठ में ये जो श्वास ने ये आज जो आवाज़ आ रही है ना, इससे आपका थायराइड भी ठीक होगा। मगर जब ये थोड़ा सा सिकुड़ता है, ऐसे सिकोड़ के इसको रखते हैं हल्का सा, तब हम जो वायु अंदर खींच रहे हैं और जो वायु बाहर फेंक रहे हैं, उसकी गति बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे करना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ आवाज़, ये अपने आप आ रहा है, क्योंकि जैसे मैं नाक के द्वारा इसको अंदर खींचा हूँ, देखो तब ये आवाज़ आती है। बाहर निकालने में भी लब बंद है, ठीक है, नाक के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। पहले किसी चीज को भी समझो, बार बार आप सुनोगे, देखोगे, समझ जाओगे, ठीक है ना, मगर इस क्रिया को सही करो। अब यही भस्त्रिका प्राणायाम हमने 2-3 सेकंड में अंदर लिया था, लगभग 1 सेकंड का ब्रेक लेके फिर 2-3 सेकंड में उसको निकाल दिया, फिर 1 सेकंड का ब्रेक लेके फिर दूसरा भस्त्रिका किया, ऐसे 5 मिनट। अब हमने जब 3 सेकंड अंदर श्वास लेना, हमने उसको कोशिश करनी है 3 सेकंड रोकने की। ये मैं ऐसे करूँगा, ऐसे हाथों को सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, आपने अपने हाथ यहाँ ही रखने प्राण मुद्रा में। ये भी भस्त्रिका है, मगर एक इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया हो कि इसमें थोड़ी सी ये वेरिएशन है, एक अलग वही चीज़ है भस्त्रिका, मगर एक दूसरे प्रकार का भस्त्रिका है, ऐसे समझ लो। 3 सेकंड अंदर लेना, 3 सेकंड होल्ड करना, फिर 3 सेकंड में निकालना, फिर उस जो श्वास को निकाला है उसको भी बाहर 3 सेकंड रखना, फिर से शुरू करो, फिर 3 सेकंड अंदर, फिर 3 सेकंड होल्ड, फिर 3 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड होल्ड, फिर ऐसे अंदर। मेरे साथ पहले मुझे 1-2 बार देख लो करते। तीन सेकंड अंदर,
3 सेकंड, बाहर 3 सेकंड, होल्ड, बाहर 3 सेकंड, अंदर 3, होल्ड 3 सेकंड, बाहर, होल्ड, फिर अंदर, होल्ड, फिर बाहर, होल्ड। अब हमने 3 सेकंड अंदर लेना है, इस बार हमने फिर 6 सेकंड होल्ड करना, 3 सेकंड में निकालना है, 3 सेकंड बाहर रखना, फिर अंदर 3 सेकंड लेना। सिर्फ इसमें होल्ड हमने 6 सेकंड अंदर करने की कोशिश करनी। इसको बढ़ाते बढ़ाते हमने जैसे हमने अभी 3 सेकंड किया, अब हमने 6 सेकंड करना है। 6 सेकंड के बाद हमने इसको 12 में लेके जाना है, 12 के बाद हमने इसको 18, 6 की मात्रा में इसको बढ़ाएंगे, फिर 24, फिर 30 सेकंड तक हमने होल्ड करने की कोशिश करनी। कोशिश करो, अभी पहले दिन में नहीं हो जाएगा अगर आप ये पहली बार कर रहे हो, मगर धीरे धीरे ये आपके श्वास को अंदर रोकने की क्षमता बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो हमारे फेफड़े हैं अगर वो ज़्यादा देर खुले रहेंगे, उनके अंदर छोटे छोटे से एयर के सैक्स होते हैं, जिसको एल्वियोली बोलते हैं, है ना, ये मेडिकल का टर्म है। अंदर फेफड़ों में के अंदर छोटे छोटे से सैक्स हैं, अब उसको क्या कह सकते हैं, जैसे छोटे छोटे से बलून हैं, वो खुल जाते हैं। जब वो खुलते हैं तो उनके अंदर जो दूषित वायु है, जो म्यूकस या कोई गंदगी है, वो बाहर निकल आने में उसको आसानी होती है, क्योंकि हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं, श्वास को बाहर या अंदर, अंदर श्वास को होल्ड करके रख रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगी। ठीक है ना, चलो मेरे साथ करो। अब हमने 6 सेकंड में अंदर, कोशिश करो 6 सेकंड में अंदर लेने की। इसमें शक्ति को आधा करना पड़ेगा, तो अगर आप पूरी शक्ति वही लगाओगे तो 3 सेकंड ही ले पाओगे। कोशिश करो आधी शक्ति करने से 6 सेकंड के अंदर लेंगे, थोड़ा सा मध्यम शक्ति से थोड़ा सा हल्की शक्ति लगाएं। होल्ड 6 सेकंड, बाहर 6, होल्ड। अगर 3 या 6 सेकंड होल्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। फिर अंदर श्वास ले, 6 सेकंड अंदर लिया, होल्ड करो 6 सेकंड, बाहर निकालो 6, होल्ड रखो बाहर, अंदर लो 6 सेकंड, होल्ड करके रखो 6 सेकंड, बाहर निकालो 6 सेकंड। पेट को याद रखना, सिकोड़ के थोड़ा सा अंदर लेके जाओ, होल्ड करके रखो बाहर, कम से कम 3 सेकंड, अगर 6 हो जाए तो बहुत अच्छी बात। फिर श्वास अंदर लो, होल्ड, बाहर, होल्ड, बाहर, अंदर, होल्ड, बाहर, विश्राम। अब इसको जैसे हमने 6 सेकंड अंदर लिया, पहले हमने 2 या 3 सेकंड अंदर लिया था, ये शक्ति लगाई थी। देखो, अगर मैं ये अब शक्ति
ये मैं अगर 6 सेकंड अंदर श्वास लेना चाहूँगा, अब मैं ये शक्ति थोड़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि वो उसने मुझे सिर्फ 3 सेकंड अंदर श्वास लेने की क्षमता दी, ठीक है ना। तो अगर मैंने 6 सेकंड अंदर श्वास लेना, तो इस शक्ति को मुझे कम करना पड़ेगा, आधी करनी पड़ेगी, तभी ये जो अंदर मैं उसको लंबा खींच पाऊंगा। 3 सेकंड के बजाय मैं अंदर 6 सेकंड खींच पाऊंगा, ऐसे। जब आपको जरूरत पड़े कि आपको श्वास बाहर निकालना है, या आप ज्यादा अंदर नहीं ले सकते, अंदर लेने में आपको दिक्कत हो रही है, कोई आपको मुश्किल हो रही है, तब आपने नहीं ऐसे करना। आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही ये करना है, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि मैं अपने श्वास को 6 सेकंड नहीं होल्ड कर सकता, सिर्फ 3 सेकंड होल्ड कर सकता हूँ, फिर इतना ही आपने करना है। आपने 3 सेकंड ही होल्ड करना, फिर उसको निकाल देना है, ठीक है ना, श्वास को। मगर ये धीरे धीरे ये अपने आप बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने आप ये हो जाएगा। ये सबसे जरूरी प्राणायाम है, इसके ऊपर हमने काफ़ी टाइम लगाया। और जो कल का जो लेसन होगा, कल भी सुबह हम 8 बजे, यहाँ यूके का टाइम 8 बजे होगा, भारत का टाइम 12:30 होगा, तब भी हम ये इसी भस्त्रिका का प्राणायाम को और डेवलप करेंगे, इसको और आगे लेके जाएंगे, ताकि हम ज़्यादा श्वास को रोक सकें और इससे हमारी फेफड़ों की शक्ति और बढ़े, ठीक है। अब आंखें बंद और मन को सहज करें। जब मैं यहाँ योग क्लास सिखाता था मंदिर में, यहाँ अपने इस इंग्लैंड के इस शहर में, तो मैं एक अंत में एक भजन गाता था, और वो बाबा रामदेव जी से सीखा हुआ भजन है, और बड़ा ही प्यारा भजन है। तो वह हमेशा वो योग क्लास के अंत में गाता था, क्योंकि उसका जो अर्थ है उस भजन का बहुत ही सुंदर है। तो आप बिना तबले के, बिना हारमोनियम के, बस ऐसे ही मैं गा देता हूँ। मगर ये तानपुरा पीछे बज रहा है, ये तानपुरे की अग्नि का तानपुरा होता है, इसमें साप का स्वर लगा हुआ है, बस उसी में मैं गाऊंगा। और ये पीछे पीछे ऐसी ध्वनि लगानी बहुत ही आपको शांत रखती है, ठीक है ना, ये बड़ी फायदेमंद है। तो अगर आप ये ले सके तो ये आप ले लें। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, पर जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। हे प्रभु, जब से मैं आपकी इस प्राचीन विद्या में फिर से मैंने प्रवेश किया है, जैसे एक नया सवेरा, एक नया उजाला हो गया। उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा, उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा। कोई नहीं अपना यहाँ, एक आसरा तेरा है, कोई नहीं अपना यहाँ, एक आसरा तेरा है, कर दो
फिर आपको हम कल मिलेंगे, औरों को बताएं और औरों को भी समझाएं कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, ये फेसबुक पे होगी, वो देख सकते हैं, तो आज शाम को कर सकते हैं। मगर इसमें जितना आप औरों को भी समझाएंगे, आप भी स्वस्थ हों और औरों को भी स्वस्थ करें, बस यही मेरी आप सबसे विनती है। थैंक यू। नमस्ते सभी को। राम राम।